मैं धीरेंद्र आपके अपने परिवार सफलता IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि अभी दीपावली के पहले UPP कांस्टेबल की फाइनल आंसर की रिवाइज आंसर की दे दी गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल था कि क्या सर फिर से आंसर की आएगी, संशोधित रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी, और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसकी जो DBPST है, रनिंग वगैरह है, इसकी ये कब तक हो जाएगी। तो इसी के संबंध में हम छोटा सा सेशन करेंगे आज। तो हम सबसे पहले आपको वो आंसर की वाली आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, जिसमें आपको कब तक आंसर की आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती की रिवाइज आंसर की अभी थोड़े दिन पहले आई हुई है, जो कि वर्तमान में अभी डाउनलोड भी हो रही है। तो उसमें देखो क्या बताया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड आरक्षी पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 अगस्त था 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्याधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। तो जो पेपर हुआ था उसके बाद जस्ट बाद एक आंसर की आई थी, और उस पर आपत्ति करने के लिए भी एक समय दिया गया था, जिससे बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। और उसके बाद में अब एक रिवाइज आंसर की आई हुई है। उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन आयोग ने कह दिया है कि उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अब इस पर ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि इसकी अगली संशोधित रिवाइज आंसर की आएगी। तो ऐसा होना तो बहुत मुश्किल वाली बात दिख रही है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि अब दोबारा कुछ नहीं किया जाएगा। जिसमें आपको बताया गया कि 25 प्रश्नों के विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया गया है। तो 25 प्रश्न जो हैं आपके, वो सभी ऑल शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जिनको निरस्त कर दिया गया, वो यहाँ पर बताया गया है। 25 क्वेश्चन ऐसे हैं। पच्चीस प्रश्न ऐसे हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, और 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आंसर हैं, तो उनको सही मान लिया गया है। अगर उनमें से जो आयोग ने 2 आंसर जिन प्रश्नों के मान्य हैं, तो उनमें से अगर किसी का भी कोई भी आपने चुना है, जैसे एक क्वेश्चन का A और D मान लिया है, तो A अगर लगाए हो तब भी आपका सही माना जाएगा, अगर D लगाए हो तब भी सही माना जाएगा। और 16 प्रश्नों के विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 16 प्रश्नों के विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि कब तक आप अपनी आंसर की देख सकते हो। तो यहाँ पर वो समय बताया गया है कि 9 नवंबर तक आप अपनी आंसर की फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी आंसर की डाउनलोड नहीं होगी। फिर साफ साफ कहा गया है कि यदि इस सूचना के को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा, और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमान्य होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगली अब कोई संशोधित रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। तो ये एक डाउट था बच्चों का, क्या सर दूसरी संशोधित रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी? तो यह बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जो भी आ गई है यही रहेगी। अगर सही क्वेश्चन है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसके बाद में आपका अब कोई भी आपत्ति नहीं ली जाएगी, कोई भी आपत्ति नहीं ली जाएगी। फिर बच्चों का एक सवाल था कि सर DBPST में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो भी जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। तो हम आपको बता दें कि फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय आप लोगों ने जिन डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ DBPST के लिए लेकर जाना है। चलो एक बार देखते हैं। एडमिट कार्ड जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में DBPST के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो वाला आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। फिर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो आपने आवेदन किया था, अगर साइबर कैफ़े से करवाया है, कंप्यूटर वाले से करवाया है तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा। अगर नहीं वहाँ से करवाया, अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से किया है तो उसका आपने प्रिंट आउट सेव किया होगा, तो उसका प्रिंट आउट ले जाना पड़ेगा आपको। और अगला है 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी और प्रमाण पत्र अलग आता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो एक ही में मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही में आता है। तो जिनके पास अलग अलग हैं वो मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाएंगे, और जिनके एक ही है वो केवल एक ही लेकर जाएंगे। फिर कौन सा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है? 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अगर आपकी मार्कशीट अलग है, अगर आपकी मार्कशीट अलग है तो अगर आपकी मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र अलग है तो आपको दोनों लेकर जाना है। अगर एक ही में दोनों चीज़ें हैं तो एक ही लेकर जाना है, तो आपको 12th की मार्कशीट लेकर जाना है। फिर आप बात करते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अनिवार्य है? नहीं, क्योंकि ये वैकेंसियाँ जो थी ये 10+2 की थी, यानी कि इंटरमीडिएट वाले जो विद्यार्थी थे वो उन्होंने भरा था जिनके पास क्वालिफिकेशन 10+2 की थी। तो आपको, अगर आपने वहाँ पर भरा है कि ग्रेजुएशन, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ले जा सकते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री वगैरह आप ले जा सकते हो। फिर आपका अगला जो है वो प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको वही लेकर जाना है जो आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपने वहाँ पर भरा था। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना जो फॉर्म भरते समय जो लगाए हो वही लेकर जाना है। फिर अगला है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी आपने जो फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय लगाया है, मूल निवास प्रमाण पत्र वही लेकर जाना है। फिर अगला है आधार कार्ड। अगला है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। और क्या लेकर जाना है? और आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेकर जाएं, और वो वोटर आईडी है तो आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये सभी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। और क्या लेकर जाना है? 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कम से कम 20 फ़ोटो आप अपने लेकर जाओ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो लगते हैं वहाँ पर। तो आप 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाओगे। और क्या ले जाओगे? फिर बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपको कौन सा बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, कौन सा लेकर जाना है? तो आप अपने, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव के प्रधान से आप निवास बनवा सकते हो,
या किसी अधिकारी से बनवा सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको जानता हो, या फिर आप जहाँ से इंटर किए हो वहाँ से बनवा सकते हो, तो चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा। फिर बात करते हैं EWS प्रमाण पत्र की। अगर आपने EWS लगाया हुआ है, आरक्षण लिया है, EWS लिया है, तो आप EWS प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आगे, दिए गए प्रमाण पत्रों का एक एफिडेविट की हमने ये प्रमाण पत्र दिए हैं, तो उसका एक एफिडेविट आपको ले जाना होगा। और अगर फॉर्म भरते समय किसी अभ्यर्थी का फॉर्म गलत हो गया है, उसमें करेक्शन करवाया है या करेक्शन किया है या कोई गलती हो गई है, तो आपको एक स्टाम्प पेपर पर एक करेक्शन एफिडेविट बनवाकर ले जाना होगा, जिससे आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ गलत हो गया है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। बस छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, एक तहसील जाके या कचहरी जाकर एक वकील से मिलना है और उससे आपको अपनी सारी समस्याएं बता देना है और बता देना है कि पुलिस के लिए हमको करेक्शन सर्टिफिकेट, करेक्शन एफिडेविट बनवाना है, वो आपको बनवा कर दे देगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको DBPST के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, आपको लेकर जाना है। फिर अगला क्वेश्चन था कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एक अनुमानित कट ऑफ ही सारे लोग बता सकते हैं, कोई एक श्योर नहीं हो सकता है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ हर श्रेणी की अलग अलग जा सकती है, अलग अलग जाती भी है। जैसे जर्नल, यू आर जर्नल की अगर हम बात करें तो जर्नल के जो बच्चे हैं उनके अगर 195 प्लस अगर हैं, 195 के आसपास हैं, तो वो अपनी रनिंग वगैरह कर सकते हैं अभी से, क्योंकि रिजल्ट के बाद इतना समय आपको नहीं मिलता है कि आप रनिंग करो, 1 महीने 2 महीने का समय नहीं मिलता, तो आप अभी से रनिंग करते रहें। अगर बात करें EWS की, EWS OBC EWS और OBC में कोई खास अंतर नहीं रहता, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, ऊपर नीचे रहती है कट ऑफ। बाकी OBC और EWS की लगभग बराबर ही कट ऑफ जाती है, तो इसमें 2-4 नंबर का अंतर रहेगा और कोई खास अंतर नहीं रहेगा। फिर बात करें ST की बात करें तो ST की जो संभावित कट ऑफ है वो 185। ST की बात करें, अगर ST की बात करें तो 177 के आसपास जा सकती है। SC की 185 के आसपास जाने की संभावना है। अगर ST की देखें, ST तो ST 177 के आसपास रहने की, कम और ज़्यादा ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वास्तविक नंबरों पर अनुमान लगाया जाता है। अब सारी शिफ्टें, अलग अलग शिफ्टों की बात करें, जैसे 5 दिनों में और 10 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, तो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग उनका पेपर का लेवल था और उनके आंसर भी कुछ के कैंसिल किए गए हैं। जैसे 25 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं, किसी का ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया है, बदल दिया गया है, और कुछ के 1 से अधिक ऑप्शन कर दिए गए हैं। तो इसलिए अब नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उस हिसाब से कट ऑफ में, इन कट ऑफों में थोड़ा बहुत अंतर आपको
देखने को मिल सकता है। जैसे 195 है तो ये हो सकता है कि 200 के पास पहुंच जाए, या हो सकता है कि इतनी ही रहे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये भी आपकी कट ऑफ घट बढ़ सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी शिफ्ट में नंबर घटेंगे और किसी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, जो कि अगर जर्नल का कोई बच्चा है तो अगर 195 के आसपास है तो रनिंग कर सकता है। ईडब्ल्यूएस अगर 190 के आसपास है तो रनिंग कर सकता है। अगर जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी अगर 190 के आसपास है तो वो रनिंग कर सकता है। एससी की बात करें, अगर वो 185-87 के आसपास है तो वो भी रनिंग कर सकता है। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी अगर 175 या 77 के आसपास है तो भी रनिंग कर सकता है, क्योंकि रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ पेपरों में ऐसी खबरें भी थी कि दिसंबर लास्ट वीक में आपका रनिंग करवा ली जाएगी, या जनवरी फर्स्ट वीक में रनिंग करवा ली जाएगी। तो जैसा भी हो, फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की अगर 185 के आसपास हैं और अलग अलग कैटेगरी, फीमेल अलग अलग कैटेगरी, फीमेल अगर अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो मान के चलो आप 185 के आसपास अगर हैं, अलग अलग कैटेगरी में अपने 5 नंबर 6 नंबर अप डाउन कर लेना। अगर इनके आसपास हैं तो सारे लोग रनिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। फिर बात करते हैं रिजल्ट की। तो जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन देखा हुआ है कि उसमें बताया गया है कि 9 नवंबर तक आपकी आंसर की डाउनलोड होगी। तो जाहिर सी बात है कि 9 नवंबर से पहले तो रिजल्ट नहीं ही आएगा। तो 9 नवंबर के बाद आप मान के चल सकते हो 15 से 20 नवंबर तक नवंबर 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि फिर इसके बाद उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव का कोई खास प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट की संभावना जो है वो नवंबर 3rd वीक यानी कि 15 से 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद आपका DBPST के लिए एडमिट कार्ड आ जाता है, और एडमिट कार्ड आ जाता है, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होता है DBPST के लिए। अब DBPST के बाद में रनिंग का समय पूछ रहे थे कुछ बच्चे, तो DBPST के बाद रनिंग का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, मुश्किल से 1 हफ्ता या 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी रनिंग करवा ली जाती है। और रनिंग भी ऐसे नहीं करवाई जाती है जैसे कि आप रोड पर दौड़ रहे हो, उसमें आपके पैरों में चिप वगैरह बांध कर आपको रनिंग करवाई जाती है। तो उसमें आप ग्राउंड में करवाते हैं, तो राउंड होते हैं 14 राउंड, 12 राउंड, 16 राउंड, जैसा ग्राउंड है। अगर 300 मीटर का ग्राउंड है या 400 मीटर का, तो उस हिसाब से आपके राउंड बन जाते हैं, और चिप आपके दोनों पैरों में बांधी जाती है, जिससे आपकी रनिंग कितनी हुई है ये उसमें एग्जैक्ट पता चल जाती है कि आपने पूरी रनिंग की है या कम रनिंग की है। तो आप राउंड भूल जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, राउंड गिनते रहना, मन में राउंड गिनते रहना। ऐसा वैसे क्या होगा, आपको लगाने 16 राउंड, आप 15 राउंड लगा के बैठ गए तो आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और आप ऐसे ही फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल सफलता IQ को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।